Myself, Dr. Rekha Badoria, Assistant Professor, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम आदिवासी जनजातियों में, आदिम समाजों में उनकी न्याय व्यवस्था की क्या व्यवस्था थी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। उस समय आज की तरह जज, वकील, न्यायालय आदि नहीं होते थे। आदिम कानून जो था वो आधुनिक समाजों की तरह कानून का उल्लंघन करने पर न्याय की प्रक्रिया को वकील, न्यायाधीश एवं कचहरी के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता था। वहाँ न्यायाधीश एवं सरकार एवं राज्य का जो स्वरूप था वो आधुनिक समाजों की तरह स्पष्ट नहीं था। वहाँ जो आपस में संबंधी होते थे या जो रक्त समूह के लोग होते थे, वे ही नियमों का पालन करवाने के लिए और दंड देने के लिए जिम्मेदार होते थे। जो उस जनजाति का मुखिया होता था वही न्यायाधीश का कार्य करता था और उनको सलाह देने के लिए और ज़्यादा कहीं कहीं पर बहुत सारे जो तजुर्बेदार व्यक्ति होते थे, वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे, उन लोगों की एक परिषद बनी होती थी और वो न्याय प्रक्रिया का कार्य करती थी। वहाँ पर या उस समय आधुनिक समाजों की तरह कहीं भी लिखित रूप में जो है वो कानून नहीं होता था। क्योंकि समाज कैसे थे, बहुत सरल थे और छोटे छोटे होते थे। वहाँ पर आमने सामने के लोगों के प्रत्यक्ष रूप से संबंध पाए जाते थे और जो न्याय करता था, न्याय करने वाला जो होता था, वह दंड भुगतने वाले दोनों लोग अधिकांशतः एक ही रक्त समूह के या एक ही गोत्र के लोग होते थे। तो वहाँ जनमत के भय से ही, मतलब समाज के भय से ही कानून के उल्लंघन करने का कोई भी साहस नहीं करता था। मैक्समिलियन व जैम्बिया की जो लोजी जनजाति में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ की जो थी वो न्याय प्रक्रिया का कार्य करते थे। तो देखा गया कि लगभग उसी प्रकार की जैसी यूरोप व अन्य विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है, वहाँ भी ऐसा ही था कि दोनों पक्षों को सुना जाता था एवं गवाहों को ध्यान में रखा जाता था और मामले की सुनवाई करते समय न्यायाधीश इतना नहीं देखते थे कि किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, बल्कि दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जानते थे। वादी और प्रतिवादी वे एक दूसरे से संबंधित होते थे और न्यायालय में फैसले के बाद भी वे पड़ोसी ही रहते थे। जबकि कुछ बड़े समाजों में मुकदमेबाज फैसले के बाद पृथक पृथक रह सकते थे। न्याय करने वाला गांव का मुखिया या गोत्र का मुखिया ही होता था। उसे धार्मिक और राजनीतिक अधिकार भी होते थे। जैसे अन्य लोग जमीन जोतने या मछली मारने का अधिकार भी उन्हीं को प्राप्त होता था। गांव में जो बसने वाले सभी लोग एक दूसरे के कैसे होते थे, संबंधी होते थे। अतः मुखिया भी उन सभी का संबंधी होता था और वह अपने जो उसके अधीनस्थ लोग थे उनको मानता था और मुकदमे की सुनवाई के समय मुखिया वही देखता था कि वादी और प्रतिवादी का व्यवहार अन्य सभी कार्यों में कैसा रहता है। वे दोनों पक्षों को सही व गलत कार्यों का लेखा जोखा करने के लिए भी क्या करते थे, निर्णय करते थे। अब हम देखते हैं कि ये जो न्याय करने की जिम्मेदारी होती थी वो सबकी बराबर से होती थी। कानून जो लागू करने पर
पालन करने में सारे समूह का बराबर का उत्तरदायित्व होता था, क्योंकि आदिम समाजों में राज्यों को संगठित रूप नहीं देखा जाता। आदिम समाजों में जो थी नातेदारी संबंधी आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सभी क्रियाओं के आधार पर है। अपराधियों को दंड देना भी नातेदारी समूह का ही दायित्व होता था और सामूहिक दायित्व के बिना ना तो अपराध का निवारण ही संभव था और ना ही अपराधों से संरक्षण भी प्राप्त हो सकता था। तो जो गोत्र के व्यक्ति होते थे, वो व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो गोत्र के अन्य सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं और अपराधी को दंड देने या उससे क्षतिपूर्ति करवाने में गोत्र के सभी सदस्य एकजुट होकर कार्य करते थे। और बदले एवं दंड में भी सामूहिक जीवन का नियम लागू होता था। गोत्र में एक व्यक्ति को किसी अन्य गोत्र के व्यक्ति द्वारा हानि पहुंचाने पर जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने हानि पहुंचाई है उसे दंड दिया जाएगा, वह हर्जाना भी भर सकता था। अब बात है कि अपराध का निर्धारण, कि अपराध का जो वो निर्धारण कैसे होता था। अपराध के निर्धारण के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों की क्या हो जाती थी, सुनवाई होती थी और इन पक्षों को अपनी बात करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की सौगंधें, कस्में खिलाई जाती थीं और ऐसा विश्वास माना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी झूठी सौगंध खाने पर नहीं खाएगा और अगर खाएगा तो ईश्वर अपराधी को स्वयं ही दंड दे देगा। अतः ईश्वरी भय के कारण भी लोग क्या करते थे, अपराध नहीं करते थे और अगर अपराध करते थे तो उसके लिए वो सच बोलते थे। भारत में ही न्यायालय हिंदुओं को गीता की कसम खिलाई जाती थी, गंगा की कसम खिलाई जाती थी और मुसलमानों को कुरान की, और गांव और जाति पंचायत में अपराध के निर्धारण के लिए व्यक्ति को गंगाजली उठवाने, मंदिर की पीढ़ियां चढ़कर द्वार खोलने के लिए कहा जाता था। कई जनजातियों में अपराध का निर्धारण धार्मिक और जादुई क्रियाओं के माध्यम से भी होता था और कभी कभी अपराध का निर्धारण अलौकिक और दैवी शक्तियों पर छोड़ दिया जाता था। कई समाजों में अपराधियों को कठिन परीक्षाओं से भी गुजरना होता था और इन परीक्षाओं में अगर वो बेदाग उतरता था तो ये स्वीकार किया जाता था कि अगर किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ है तो ये मान लिया जाता था कि वह कैसा है, निर्दोष है, उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। अगला है अपराध करने पर उसको प्रमाणित करना, प्रमाण करना कि उसने अपराध किया है। अपराध के निर्धारण में प्रमाण या साक्षी भी एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता था। आज की तरह आदिम जातियों में अपराध के संबंध में कई प्रमाण एकत्रित किए जाते थे। उनमें से अनेक प्रमाण धर्म और जादुई क्रियाओं के आधार पर संकलित किए जाते थे। प्रमाण एकत्रित करने के दो तरीके थे, सभी समाजों में प्रचलित थे उस समय। प्रथम शपथ दिलाना और दूसरी कठिन परीक्षा से गुजरना। प्रथम तरीके से अपराधी को सौगंध खाने के लिए कहा जाता था और अगर कोई सौगंध खाकर अपने को निर्दोष बताता है तो सौगंध की विधियां भी बहुत तरीके से भिन्न भिन्न देखने को मिलती थी। जैसे समाओ जनजाति में मुखिया उन सभी लोगों को एक लाइन में खड़े करता था जिन पर संदेह होता था और बारी बारी से वे गांव देवता की सौगंध लेकर कहते थे कि अगर वे दोषी हैं तो गांव का देवता उन्हें श्राप से ही नष्ट कर देगा। दूसरी थी क्रो जनजाति में व्यक्ति मुंह में चाकू रखकर सूर्य और साक्षी मानकर सौगंध लेता था। इसका अर्थ होता था कि अगर वह झूठी सौगंध लेता है तो उसकी जीभ कट जाएगी और अगर वह सही है तो सही होकर बाहर आ जाएगा। इन प्रमाण के आधार पर जो प्रमाण संकलित करने का दूसरा तरीका था अग्नि परीक्षाएं, जिनमें अभियुक्त को
कष्ट साध्य परीक्षाओं से गुजरना होता था। जैसे अभियुक्त को उबलते हुए में या तेल में हाथ डालने पर जीभ छेदन करने को भी कहा जाता था। यदि अभियुक्त कैसा है, निर्दोष है, तो वह कठिन परीक्षाओं से निर्विघ्न बच निकलता था। नेक्स्ट है हमारा कि अपराधी संकल्प, कि अपराध निर्धारण में एक महत्वपूर्ण जो पहलू माना जाता था वो अपराध करने का समय अपराधी के संकल्प या इरादे क्या थे। आधुनिक समाजों में एक महत्वपूर्ण पहलू के ये व्यक्ति के अपराध अनजाने में हुआ है या उसने इरादतन ऐसा किया है। जैसे दो व्यक्तियों की साइकिलें मान लो साथ साथ रखी हैं, तो एक व्यक्ति भूल से अपनी साइकिल के स्थान पर दूसरे की साइकिल ले जाता है या जानबूझकर, तो दोनों में अंतर होता था। दूसरा, गुंडों में आत्मरक्षण के लिए अगर उस पर गोली चलाता है तो वो इतना अपराधी नहीं माना जाता जितना इरादतन अपराधी होता है, क्योंकि अपराधी संकल्प करके चोरी या हत्या का काम नहीं करता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए वह गोली चलाता है। आदिम समाजों में इरादे को अधिक महत्व दिया जाता था। वहाँ तो अपराध ही है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। इन नियमों का उल्लंघन पाप माना जाता है था। अतः अपराधी को दंड ना दिया जाए तो दैवी शक्ति उसे दंड देगी। इरादे को महत्व देने का एक और उदाहरण हुपा जनजाति में देखने को मिलता था कि एक स्त्री ने वस्त्र धोने के लिए यदि गर्म पानी करने के लिए घर से बाहर आग जलाई है और उस आग में एक बच्चा झुलसकर मर गया, तो इसके बदले में उस स्त्री के बच्चे के भी प्राण लिए गए, जबकि उस स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं था। इसलिए पहले इस बात को नहीं ध्यान में रखते थे कि इरादतन अपराध है या अनजाने में अपराध हुआ है। इसी प्रकार के जग्गा जनजाति में खून के बदले खून का नियम था, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा प्रतिशोध के लिए तरसती है, फिर भी इसलिए उसे खून के बदले खून ही होगा। बात सभी समाजों में लागू नहीं होती। कई जनजातियों में इरादे को ध्यान में रखकर भी दंड दिया जाता है। अपराधी के संकल्प किए गए अपराध के लिए भी अधिक दंड दिया जाता है, जबकि आकस्मिक या अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए उसे कम दंड दिया जाता है। जैसे यदि एक शिकारी व अनजाने में कुछ अपराध, एक शिकारी दौड़ते हुए हिरण या तीर पर भाला चलाता है और इस बीच यदि कोई और व्यक्ति आ जाता है और वह आहत हो जाता है, तो शिकारी इरादे की दृष्टि से निर्दोष है, फिर भी उसे कुछ दंड का भुगतान तो करना ही होगा। अदालती कार्रवाई, अपराधी को दंड देने से पूर्व उसे अपने आप को जो है वो निर्दोष साबित करने का अवसर भी दिया जाता है। ऐसा न होने पर निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलने का भय रहता है। अतः वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष न्यायाधीश के सम्मुख अदालत में उपस्थित होते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। मैक्सिको, पेरू, सूडान एवं भारत की कई जनजातियों में जो है अदालती कार्रवाई होती है। अफ्रीका में कई जनजातियों में मुखिया नियमित बाजारी से ही अपनी अदालत लगाकर न्यायिक क्रिया संपन्न करते हैं, और अफ्रीका व भारत में पुरुष न्यायाधीश अपने अन्य सलाहकारों की सहायता से न्यायिक कार्य संपन्न कराते हैं। कहीं कहीं पर गांव का मुखिया या गोत्र का मुखिया अपनी अदालत लगाता है, जिसमें दोनों पक्षों को उपस्थित होना पड़ता है। उसकी सहायता के लिए गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी एक जूरी बनाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश जूरी की राय को नकार नहीं सकता। ये लोग भी अपराध का निर्धारण सौगंध, कठिन परीक्षा, प्रमाण व प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर करते हैं। अब है दंड। दंड का मतलब है कि व्यक्ति को अपराध करने के बदले उसे क्या सजा मिली है। आदिम समाजों में दंड के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर आत्म सहायता का सिद्धांत लागू है, जिससे आहत व्यक्ति अपने इरादे के बदले लेता है।
अंडमान द्वीप वासियों में आहत व्यक्ति ही न्याय करता है। कुछ समाजों में निपटारा शासकों के द्वारा होता है। पश्चिमी युगांडा के कोले लोगों में मृत व्यक्तियों से संबंधियों को शासक की स्वीकृति से प्रतिशोध लेने दिया जाता है। युगांडा में यहाँ एक शासक दोषी व्यक्ति को कटघरे में आने की सजा दे सकता है और पहरेदार चाहे तो व्यक्ति को रात्रि में बाहर जाने की छूट भी दे सकता है। अपराधी के हाथ पांव को लकड़ी के लट्ठों में छेद करके उनमें बांध दिया जाता है, जिससे व्यक्ति कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाता है। वहाँ जैसे के बदले में तैसा, आँख के बदले आँख और खून के बदले खून का सिद्धांत भी प्रचलित है। लेकिन आधुनिक समाजों की तरह आदिम समाजों में फांसी की सजा कहीं देखने को नहीं मिलती है और दंड में भी सामूहिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, जिसके अनुसार वह आवश्यक नहीं है कि दंड देकर या हत्या करके बदला लिया जाए। अतः अपराध को किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ही नहीं माना जाता, बल्कि पूरे स्वजन समूह के गोत्र के विरुद्ध माना जाता है। अतः आहत व्यक्ति स्वजन समूह के अपराधी व्यक्ति के स्वजन समूह में बदला लेता है। दंड का निर्धारण करते समय अपराध को भी विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जैसे एक ही अपराध के लिए दंड की मात्रा व प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जनजातियों में साधारण स्त्री के साथ यौनाचार या राजा मुखिया पत्नी के साथ यौनाचार की तुलना में कम गंभीर अपराध है। कई जनजातियों में काला जादू करने को भी कठोर दंड दिया जाता है और यहाँ तक कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। हम देखते हैं कि जनजातीय समाजों में दंड के साथ साथ श्रमदान की व्यवस्था भी पाई जाती है। कई छोटी मोटी त्रुटियों को व्यक्ति के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर भविष्य में ऐसा काम ना करने के लिए चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता है। या आदिम लोगों में दंड के विभिन्न रूप प्रचलित हैं, जैसे मृत्युदंड, हाथ पैर काटना, जुर्माना, समुदाय से बाहर कर देना और क्षतिपूर्ति आदि। नाइजीरिया के इम्बो लोगों में चोरी करने पर नौकर के हाथ पैरों को पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया जाता है। कोई अजनबी व्यक्ति चोरी करता हुए पकड़ा गया तो उसे उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। हत्यारे की आशा की जाती है कि वे स्वयं अपने को फांसी लगाए। कुछ समाजों में डायना को निकाल दिया जाता है। शासक के प्रति अपराध के लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। लेकिन आज जो आधुनिक समाजों की व्यवस्था है वो सुधारात्मक व्यवस्था है। वो आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सुधारात्मक व्यवस्था है कि किसी भी बड़े से बड़े अपराधी को नियंत्रण में रखकर उसे सुधरने का मौका दिया जाता है, जो आज के आधुनिक समाजों में प्रचलित है। धन्यवाद।